इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला लेक्चर और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। अब सर ये चार्ज क्या होता है? देखो जनरली क्या होता है, जो एटम होता है हमारा वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, देखो न्यूट्रल एटम जो होगा, न्यूट्रल एटम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या होते हैं सर? तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये हमको पता है, इसमें न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। अब मान लो किसी तरीके से बाय एनी मेथड अगर ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर एक चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अगर मान लो किसी दूसरे एटम पर, कोई दूसरा एटम है जिस पर ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पहुँचने से यहाँ पर आपकी हो जाएगी एफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, जब ऐसा होता है तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, हमारी बॉडी चार्ज, इसको बोलते हैं चार्ज होना, बॉडी चार्ज हो गई है। ठीक है, तो बॉडी का चार्ज होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन्स का कम ज़्यादा हो जाना, इसको बोलते हैं चार्जिंग। ये चार्ज हो गया। अब देखो, अब जब ऐसा कभी होता है तो उसमें क्या होता है कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है। क्या होता है सर, उसमें बॉडीज़ कुछ रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देती है, मतलब जैसे वो रिपेल करना, रिएक्ट करना, रिपेल कर रहा है दूसरी बॉडी को, या फिर वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरी बॉडी को, या फिर कुछ और एक चार्ज पार्टिकल जो होता है, जैसे मान लो बॉडी चार्ज हो गई तो वो एक मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की। तो अगर हम चार्ज को डिफाइन करें कि भाई चार्ज क्या होता है, तो हम ये बोल सकते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस by virtue of which it attract or repel another substance। ठीक है सर, ये कैसे हो जाता है? देखो ये नेचुरल फिनोमेना है। जब भी वो बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो इस तरह की रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देती है, रिपेल करना, अट्रैक्ट करना। ठीक है, या फिर क्या करता है ये, एंड इट शोज सम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ओके, तो इसको बोलते हैं हम बॉडी चार्ज हो गई। आइए समझ में आ गया होगा आपको। चार्ज होना मतलब एक बॉडी न्यूट्रल है जिसमें आपके न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब सेम होता है तो बॉडी न्यूट्रल कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होना स्टार्ट होते हैं, कम या ज़्यादा हो गए तो बॉडी चार्ज हो जाती है। अब देखो इसके बेस पर हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया चार्ज। It is the property of a substance by virtue of which it attract or repel another substance and it shows some electric and magnetic effects। Okay, चलिए अब हम पढ़ते हैं properties of charge। तो नेक्स्ट आता है बेटे properties of charge। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब सर ये बात आ गई, भाई चार्ज तो चलो समझ में आ गया सर कि अच्छा जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं किसी कारण से, वो भी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो गए तो उससे फिर वो चार्ज
क्या क्या चीज़ें करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या काम करता है वो। तो देखो इसमें आती है प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे कि जो चार्ज है ना, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। दो टाइप का कैसे, देखो ना, दो काम हो रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था या इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो उसके बेस पर दो तरह के चार्ज हो जाते हैं, टू टाइप्स। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सर पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा? तो जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जाएगा और जब किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जहाँ से जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और जहाँ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। शायद आपने पढ़ा होगा ये चीज़ कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया बेटे, पहले दोनों इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसका मास क्या होगा, उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आया उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ से मास कम हो रहा है, यहाँ पे मास बढ़ रहा है। ये आ गया। ठीक है, तो ये दो टाइप के चार्ज होते हैं। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे यहाँ पर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अब जब दो टाइप के चार्ज होते हैं तो उसके बेस पे क्या होता है, देखो जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर ये नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब चार्ज दो तरह के हैं तो प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होंगी। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हम रखते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं बेटे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव ये रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में आई बात? तो पॉजिटिव आपके रिपेल करते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस repel each other and opposite nature of charges attract each other। ठीक है, ये सब नेचुरल फिनोमेना, जैसे मैग्नेट हमने पढ़ा था। ठीक है, हम 10th क्लास में मैग्नेट पढ़ते हैं, तो मैग्नेट में हम क्या पढ़ते थे कि नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये नेचुरल चीज़ है ना, ये इसका नेचर है मैग्नेट का। तो वैसे यहाँ पर भी है कि अगर दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कौन सी होती है, जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम हो गई हो और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, उसको बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया हो उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो अगर हम ऐसी दो बॉडी को लेके आए जिन पे प्लस प्लस चार्ज है, जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर इस तरह की बॉडी लाएंगे प्लस माइनस, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सर। और यहाँ पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमेशा काम करता है कि जितने फोर्स से ये बॉडी इसको रिपेल करेगी, उतने ही फोर्स से ये बॉडी इसको भी रिपेल करेगी। सिमिलरली इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो दोनों का सेम होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो इस बॉडी ने इस पर एक फोर्स लगाया F1 और इसने इस पे लगाया F2, तो इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो हमेशा 1 होगा, क्योंकि दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ याद आ रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, बोथ बॉडीज रिपेल ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ओके, तो ये हमारे हो गए यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हो गई इसकी। चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस माइनस चार्ज कैसे आता है, और दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बेटे हमारी जो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब देखो नेक्स्ट हम आते हैं इसमें थर्ड प्रॉपर्टी।
थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, क्या है सर? चार्ज कभी भी मास के बिना नहीं रह सकता। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, हमेशा मास के साथ ही रहता है। अगर मास नहीं होगा तो बॉडी पे चार्ज भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उल्टा सही है, मास चार्ज के बिना रह सकता है, ठीक है। मास को चार्ज की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज को मास की जरूरत है। बट मास कैन बी विदाउट चार्ज, तो हो ही सकता है भाई। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो मास तो है उन बॉडी के पास, न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन चार्ज नहीं है। और जब आप उसको इलेक्ट्रॉन को कम ज़्यादा करोगे तो चार्ज आएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी का मास ही नहीं है तो उस पर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी बेटे आपकी है कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज remains constant। ये बड़ा मजेदार चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान देना। चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? जैसे मान लो कि एक रूम है ना। अब एक रूम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर उस रूम को हम बोल रहे हैं कि ये बाहर की दुनिया से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो रूम कैसा हो गया हमारा? आइसोलेटेड हो गया। अब उसके अंदर जितनी बॉडीज़ हैं उन पर जो भी चार्ज होगा, उनका चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उनका टोटल जो चार्ज होगा बॉडीज़ का, वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दैट मीन्स चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, अब एक सवाल है आपके लिए, क्या इस यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है? यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है क्या? यस, आंसर होगा यस। सो चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज, आंसर होगा नॉट कांस्टेंट। ऐसा क्यों सर? भाई पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, हमने उसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया, है ना। और अगर किसी में नेगेटिव चार्ज है, हमने वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उसका नेगेटिव भी कम हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज नॉट कांस्टेंट, एंड सिमिलरली total negative charge of universe also not constant। this is also not constant। सर ऐसे कैसे? देखो ना, जैसे मान लो किसी बॉडी पर कोई चार्ज ही नहीं है, दो बॉडी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है दोनों, कोई चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया। तो अभी तक तो कोई चार्ज ही नहीं था, अब एक बॉडी में पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एक नंबर और नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया एक नंबर, दोनों बढ़ गए, पॉजिटिव भी बढ़ गया, नेगेटिव बढ़ गया। लेकिन अगर अपन टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल चार्ज क्या है? प्लस माइनस दोनों मिला के कितना है? 0। टोटल चार्ज अभी भी इसका 0 ही है। तो टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, but total positive charge of universe is not constant, and similarly total negative charge of universe is also not constant। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे आप इसमें। तो यहां पे हम देखेंगे कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड।
बेसिकली क्वांटाइज क्यों है, देखो आप खुद सोच सकते हो इस बात को कि बेटे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन गया या दो इलेक्ट्रॉन गए, अब आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है, ना आ सकता ना जा सकता है, एक ही जाएगा पूरा, क्योंकि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है। हालांकि इससे छोटी क्वांटिटी भी एग्जिस्ट करती हैं जो साइंस कहती है, जिनको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स, उनका चार्ज होता है आपका +-2e/3 एंड +-e/3, ठीक है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। क्वार्क्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्वार्क्स ये होते हैं, इनका चार्ज होता है +-2e/3 एंड +-e/3 ये। लेकिन ये अभी स्टेबल फॉर्म में नहीं है, नॉट स्टेबल, इसलिए सबसे छोटा हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो भाई अगर कोई बॉडी है, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ना, इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। तो या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से चार्ज का यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होगा किसी बॉडी पर वो एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, Q = Ne, इस तरीके से 1 2 3 4 S एंड सो ऑन, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो बेटे ये होगी हमारी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन नेगेटिव होता है ना, ये होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। तो जो भी हमारा ट्रांसफ़र होगा वो इसके मल्टीपल में होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ अगर कि क्या किसी बॉडी पर, जैसे मान लो किसी बॉडी पर अगर 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम का मतलब क्या है, 1 कूलम का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 कूलम का मतलब है Q = Ne। तो यहाँ से n कितना आएगा, Q/E, तो ये हो जाएगा आपका 1/1.6 × 10⁻⁻19, सो 10⁻19/1.6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। 1 कूलम का मतलब ये है, 1 कूलम का मतलब है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q = क्या होता है हमारा, Ne, सो n यहाँ से निकल जाएगा, Q/E कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं इसके आगे। अब देखो कि जैसे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऐसा चार्ज पॉसिबल है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी चार्ज है, लेट सपोज कि ये चार्ज है आपका Q = 2.3 × 10⁻⁻20 कूलम। क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम करेंगे इसको चेक कर लेंगे भाई Q = Ne से। अगर ये n आपका इंटीजर आ गया तो पॉसिबल है, और इंटीजर नहीं आया तो पॉसिबल नहीं है। सो इफ n इज इंटीजर, इफ n is integer then it is possible, otherwise not, otherwise not, तो नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हो गया चार्ज क्वांटाइज्ड। अब बेटे अगली प्रॉपर्टी आती है इसकी, ये ध्यान रखेंगे, चार्ज हमेशा एडिटिव होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी, एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब सिंपली आपका चार्ज क्या होता है, ऐड हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी बॉडी पर, जैसे मैंने बोला आपसे कि इस बॉडी पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया था, यहाँ पे माइनस का चार्ज आ गया था। अब मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो एक और माइनस हो गया, तो ये -2 हो गया। तो ये चार्ज कितना आ गया इस पर, Q = -2 × 1.6 सॉरी इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया मान लो तो 3 हो जाएगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो कम हो जाएगा। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया, फिर ये मान लो यहाँ से कहीं से भी इस पर एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो अब चार्ज कितना हो गया, फिर से 1 हो गया, 1 × प्लस का। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया मान लो यहाँ से, तो फिर से कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से 0 हो गया। तो चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझना इसमें, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा
कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, और सर प्रोटॉन का होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन से कितना ज़्यादा है? उसने कहा सर इसका अगर डिफरेंस देखें, जैसे कोई नंबर होता है, एक नंबर है आपका -2, एक नंबर है आपका +2, तो सर इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है 4 का। 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 कितना हो गया? यहाँ करते हैं, ये आपका 4 हो गया। तो क्या ऐसे ही प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का भी डिफरेंस आता है क्या? तो क्या ऐसा इसमें भी होता है क्या कि इसका भी डिफरेंस आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आएगा क्या? है ना? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? तो बेसिकली इसमें आपको समझना ये है कि जो माइनस और प्लस साइन है ना, वो केवल आपका नेचर दिखा रहा है उसका, कि ये आपका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस आया, प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस का 19, और अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये माइनस का आया। तो बेसिकली अमाउंट तो सेम ही है ना, माइनस साइन केवल नेचर दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, सो मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बेटे, जो आपका चार्ज है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल आता है कि सर चार्ज स्केलर क्वांटिटी, जैसे काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस करती है सर ये तो? हाँ बिल्कुल करती है। अगर आपने फ्रेम चेंज कर दिया, आप किसी दूसरे फ्रेम से देख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपको चेंज दिखेगी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। लेकिन उस तरीके से अगर आप देखोगे तो क्या चार्ज भी डिपेंड करता है? क्या चार्ज भी फ्रेम पर डिपेंड करता है? देखो ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये फ्रेम पर डिपेंड करती है, तो क्या ये भी डिपेंड करता है? नहीं सर, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। तो ये हमको ध्यान रखना है कि सर ऐसा क्यों, दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं। तो देखो बेटे, ऐसा है कि स्केलर क्वांटिटी जितनी भी होती हैं सारी एक जैसी नहीं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है तो फिर चार्ज भी डिपेंड करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। स्केलर क्वांटिटी है वो उस तरह से ऐड होती है, बट इट इज़ इनवेरिएंट। और हम क्या बोल सकते हैं, अगला जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कैसे सर? चार्ज वेरी नहीं करता है, मतलब वेरी इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, कोई m मास का पार्टिकल, इस पर चार्ज है, कुछ प्लस चार्ज है, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमने रिलेटिव थ्योरी में ये हम पढ़ते हैं कि जो मास होता है किसी बॉडी का, वो रिलेटिव थ्योरी के हिसाब से इस फॉर्मूले से वेरी करता है। मास वेरी करता है आपका किसी भी बॉडी का m0/√1 - v² के फॉर्मूले से। लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट चार्ज के लिए नहीं है। चार्ज डज नॉट वेरी विद स्पीड, मास वेरी करता है। ओके, सो चार्ज इज इनवेरिएंट। ये आप कितनी भी स्पीड से मूव कराओ, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। चार्ज की प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। और बेटे एक और बात, जैसे हम पढ़ते हैं कि चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है, तो क्या मास भी कांस्टेंट रहता है? सोचेंगे, क्या मास भी कांस्टेंट रहता है? हमने पढ़ा कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो क्या चार्ज के साथ मास भी कांस्टेंट है? तो इसका आंसर होगा नो, मास, कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वैलिड। कंजर्वेशन ऑफ मास इज
नॉट वैलिड, क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, डेल्टा ये mc², और वहीं से हमारे जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब चीज़ें काम करती हैं। सो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, मास में, E=mc²। तो मास कांस्टेंट नहीं रहता है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहता है हमेशा, हर केस में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, ओके, यहाँ तक हम ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसमें नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ चार्ज। जैसे हमने पढ़ा कि भाई चार्ज तो समझ में आ गया, लेकिन सर जैसे आपने कहा कि चार्ज बॉडी को कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लाना, तो चार्जिंग ऑफ द बॉडी केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के बेसिकली हमारे पास 5 तरीके होते हैं, 5 मेथड्स, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं वो 5 तरीके पढ़ने हैं। तो वो 5 तरीके मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ते रहो, और बेटे जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पे 12th क्लास की पूरी स्टडी होने वाली है, पहले चैप्टर से लेके एंड तक हम सब कुछ पढ़ेंगे। और इसके बाद जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन होगा, इसके जो अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस लेवल क्वेश्चंस, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के डालूंगा। यहाँ पर आप थ्योरी समझो और कॉन्सेप्ट को सीखो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।